स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। आज की ये कहानी किसी किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि उस कड़वे सच के बारे में है जिसे हम रोज जीते हैं पर शायद ही कभी देख पाते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले उन लोगों की सलाह पर ले लेते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। सोचिए, एक ऐसा इंसान आपको समुद्र पार करने का रास्ता बता रहा है जिसने खुद कभी अपनी नाव पानी में नहीं उतारी। रोहन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। रोहन, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 27-28 साल रही होगी, एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म में बतौर रिस्क एनालिस्ट काम करता था। उसका पूरा दिन एयर कंडीशन्ड ऑफिस के शीशे वाले केबिन में गुजरता था, जहां वो बड़ी बड़ी कंपनियों के भविष्य के बारे में रिपोर्ट्स बनाता था। हाथ में कॉफी का मग और सामने चमचमाती लैपटॉप की स्क्रीन, जिसमें हजारों लोगों की किस्मत ग्राफ और नंबर्स के रूप में नाचती रहती थी। लेकिन रोहन के मन में हमेशा एक अजीब सी खालीपन वाली गुदगुदी रहती थी। उसे लगता था कि वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जो कागजों पर तो बहुत मजबूत है, पर असलियत में जैसे ताश के पत्तों का घर हो। एक शाम की बात है जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और रोहन अपने ऑफिस की 18वीं मंजिल से नीचे भागती गाड़ियों की लाइटों को देख रहा था। उसके पास एक प्रोजेक्ट आया था, एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने का। आसान शब्दों में कहें तो उसे ऐसी सलाह देनी थी जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ जाए, चाहे उसके लिए कुछ पुराने कर्मचारियों को नौकरी से ही क्यों न निकालना पड़े। रोहन ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सफाई से लिख दिया था कि लागत कम करने के लिए छंटनी जरूरी है। उसे इस रिपोर्ट के बदले में एक मोटा बोनस मिलने वाला था। लेकिन क्या उस रिपोर्ट के गलत होने पर रोहन का कुछ नुकसान होने वाला था? बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी डूब भी जाती तो रोहन को अपना बोनस मिल चुका होता और वो किसी दूसरी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा होता। यही तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। एडवाइस देने वाले को कभी उस एडवाइस के फेल होने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जब वो ऑफिस से निकला तो बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटे से गैरेज पर पड़ी। वहां एक अधेड़ उम्र के शख्स, जिन्हें सब बड़े भाई कहकर बुलाते थे, एक पुरानी विंटेज गाड़ी का इंजन ठीक कर रहे थे। बड़े भाई का चेहरा कालिख और ग्रीस से सना हुआ था और उनके हाथ किसी पुराने मजदूर की तरह सख्त थे। रोहन अक्सर उनसे मिलता था क्योंकि उसे उनकी बातें बड़ी अजीब और गहरी लगती थी। बड़े भाई कोई किताबी कीड़ा नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मशीनों और कलपुर्जों के बीच बिताई थी। रोहन ने उनके पास जाकर पूछा कि बड़े भाई, इतनी रात को आप खुद क्यों लगे हुए हैं? किसी लड़के से कह देते, वो सुबह कर देता। बड़े भाई ने अपनी चाबी नीचे रखी और एक गहरी सांस लेकर बोले कि देखो रोहन, ये गाड़ी कल सुबह एक फैमिली को लेकर पहाड़ पर जाने वाली है। अगर इसके ब्रेक या इंजन में जरा सी भी चूक हुई तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, और क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से छुआ है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर कुछ गलत हुआ तो नाम मेरा खराब होगा, धंधा मेरा बंद होगा। मैं अपनी साख यानी अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाकर काम करता हूं। रोहन को बड़े भाई की बात सुनकर अपनी उस रिपोर्ट की याद आ गई। उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई के पास वो है जो उसके ऑफिस के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास भी नहीं था, स्किन इन दी गेम। यानी जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान में भी आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विशेषज्ञ या एक्सपर्ट्स की बाढ़ आई हुई है। ये लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए और युद्ध कैसे लड़ना चाहिए। पर मजे की बात यह है कि अगर उनकी सलाह गलत निकल जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी अगली किताब लिखने या अगले सेमिनार में भाषण देने चले जाते हैं। रोहन ने बड़े भाई से कहा कि पर बड़े भाई, आजकल तो दुनिया स्मार्ट लोगों की है जो रिस्क दूसरों के सर मत देते हैं और मलाई खुद खाते हैं। बड़े भाई हल्का सा मुस्कुराए और बोले कि बेटा, जो इंसान दूसरों के रिस्क पर अपनी महल खड़ा करता है वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता।
पुराने जमाने में एक कानून हुआ करता था, हम्मुराबी का कानून। उसमें लिखा था कि अगर कोई बिल्डर एक घर बनाए और वो घर गिर जाए और मालिक की मौत हो जाए तो उस बिल्डर को भी मौत की सजा दी जाएगी। आज सुनने में ये बहुत क्रूर लगता है, लेकिन सोचो इसके पीछे की सोच कितनी गहरी थी। उस बिल्डर को पता था कि अगर उसने ईंटें कमजोर लगाई तो उसकी अपनी जान भी जा सकती है। इसे ही न्याय कहते हैं। जब तक तुम्हारी अपनी खाल दाव पर नहीं लगी होती तब तक तुम्हारी बात में वो वजन नहीं आता। आजकल के ये सूट बूट वाले जो टीवी पर आकर भविष्यवाणियां करते हैं, उनसे बस एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या तुमने खुद अपनी सलाह पर पैसे लगाए हैं? अगर नहीं तो उनकी बातों की वैल्यू रद्दी के भाव भी नहीं है। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। वो सोचने लगा कि वो खुद भी तो एक इंटरवेंशनिस्टा की तरह व्यवहार कर रहा था, एक ऐसा इंसान जो दूर बैठकर दूसरों के सिस्टम में दखल देता है, ये सोचे बिना कि उसके फैसलों का उन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा जो जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं। उसे याद आया कि कैसे उसके बॉस अक्सर कहते थे कि हमें प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन यहां प्रोफेशनलिज्म का मतलब था अपनी भावनाओं को मार देना और जवाबदेही से बच निकलना। बड़े भाई ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि देखो, असली बहादुरी वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में बिना सोचे समझे कूद जाए। असली बहादुरी और समझदारी वो है जहां आप अपने काम के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर तुम एक पायलट हो तो तुम भी उसी प्लेन में बैठे हो जिसमें पैसेंजर्स है। प्लेन क्रैश हुआ तो तुम भी बचोगे नहीं। इसलिए एक पायलट हमेशा सबसे बेहतरीन तरीके से प्लेन उड़ाता है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट या एक सलाहकार जो जमीन पर बैठा है वो तो बस कागजों पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। उस रात रोहन काफी देर तक जागता रहा। उसे समझ आने लगा था कि क्यों कुछ चीजें हजारों सालों से टिकी हुई है और कुछ कल की बनी हुई चीजें आज ही दम तोड़ देती है। इसे शायद लिंडी इफेक्ट कहते हैं, जिसका जिक्र बड़े भाई ने बातों बातों में किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई किताब या कोई विचार 100 सालों से जिंदा है तो उम्मीद है कि वो अगले 100 साल और जिंदा रहेगा, लेकिन जो चीज कल ही ट्रेंड में आई है वो कल ही गायब भी हो सकती है। जो विचार समय की कसौटी पर अपनी खाल बचाकर निकल पाए हैं वही असली सच है। रोहन को अपनी वो रिपोर्ट अब खोखली लगने लगी थी। उसमें डेटा तो था पर अनुभव की कमी थी। उसमें लॉजिक तो था पर उस लॉजिक के फेल होने का डर नहीं था। अगले दिन जब रोहन ऑफिस पहुंचा तो उसका नजरिया बदल चुका था। वो अपने केबिन की उस ठंडी हवा में भी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके सामने वही फाइल पड़ी थी। उसने देखा कि कैसे सिस्टम में एक माइनॉरिटी रूल काम करता है, कैसे मुट्ठी भर लोग जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और रिस्क लेने को तैयार होते हैं, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। उसे समझ आया कि समाज में बदलाव वो नहीं लाते जो सिर्फ मीटिंग्स में चिल्लाते हैं, बल्कि वो लाते हैं जिनका अपना कुछ दाव पर लगा होता है। एक जिद्दी अल्पसंख्यक इंटॉलरेंट माइनॉरिटी अक्सर उस बहुसंख्यक आबादी पर अपनी इच्छा थोप देती है जो बस शांति से जीना चाहती है। उसे एहसास हुआ कि अगर वो सच में कुछ करना चाहता है तो उसे उस सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलना होगा। वो अपने मैनेजर के केबिन में गया। मैनेजर ने पूछा कि रोहन, वो रिपोर्ट तैयार है? रोहन ने फाइल मेज पर रखी और बोला कि सर, इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें दी गई हैं वो थ्योरी में तो सही है, पर प्रैक्टिकली ये उस कंपनी को तबाह कर सकती है। मैनेजर ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारा काम तो बस सलाह देना है, मानना न मानना उनका काम है। रोहन ने शांत आवाज में कहा कि सर, अगर मेरी सलाह से किसी का घर उजड़ता है और मुझे उसका कोई दुख नहीं होता तो मैं एक एनालिस्ट नहीं बल्कि एक खतरनाक मशीन हूं। मैं चाहता हूं कि अगर ये कंपनी डूबे तो मेरा बोनस भी कट जाए। क्या हम ऐसा क्लॉज डाल सकते हैं? मैनेजर जोर से हंसा और बोला कि तुम पागल हो गए हो रोहन, दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन रोहन को पता था कि दुनिया को ऐसे ही चलना चाहिए।
बिना रिस्क के रिवॉर्ड हासिल करना एक तरह की चोरी है। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो करियर समझ रहा था वो असल में एक सोने का पिंजरा था, जहां उसे बोलने की आजादी तो थी पर उसकी बातों का कोई असली वजन नहीं था, क्योंकि उसकी अपनी खाल सुरक्षित थी। उसने महसूस किया कि असली आजादी वो नहीं है कि आप जो चाहे वो करें, बल्कि असली आजादी वो है कि आप किसी ऐसे इंसान के इशारे पर न नाचें जिसे आपके नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े भाई की वो कालिक भरी मुस्कान उसे उस चमकते हुए ऑफिस से कहीं ज्यादा सच्ची और पावरफुल लग रही थी। उस दिन रोहन ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी के फैसलों में अब सिमेट्री लेकर आएगा। वो अब सिर्फ वो सलाह देगा जिसे वो खुद मानने को तैयार हो। उसने अपनी लाइफ में एक सिल्वर रूल अपनाने का सोचा। अक्सर लोग कहते हैं कि दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें, लेकिन रोहन ने सोचा कि इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि तुम दूसरों के साथ वो न करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ किया जाए। ये छोटा सा फर्क ही पूरी नैतिकता का आधार है। जब आप दूसरों पर बोझ नहीं डालते तभी आप सच में एक इंसान कहलाने के हकदार होते हैं। शाम को घर लौटते वक्त वो फिर से बड़े भाई के गैरेज के पास रुका। बारिश थम चुकी थी और सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। बड़े भाई अब हाथ धोकर एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। रोहन भी उनके बगल में जाकर बैठ गया। उसने बड़े भाई को ऑफिस की बात बताई। बड़े भाई ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि बेटा, आज तुमने अपनी आत्मा को थोड़ा सा साफ कर लिया है। याद रखना, जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे खतरनाक होता है, लेकिन जिस इंसान के पास खोने के लिए अपनी इज्जत और अपनी साख होती है वही सबसे भरोसेमंद होता है। रोहन ने चाय की चुस्की ली और महसूस किया कि आज की चाय में कुछ अलग ही स्वाद था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसने अपनी सोच को उस किताबी दुनिया से बाहर निकाला था और हकीकत की उबड़ खाबड़ जमीन पर पैर रखा था। उसे पता था कि रास्ता मुश्किल है, पर अब वो कम से कम सो तो शांति से पाएगा, क्योंकि अब वो उन लोगों में से नहीं था जो दूसरों की आग पर हाथ सेंकते हैं, बल्कि वो खुद उस आग के पास खड़े होने की हिम्मत जुटा रहा था। उसे समझ आ गया था कि समझदारी किताबों से नहीं बल्कि जख्मों और अनुभवों से आती है, और उन जख्मों का स्वाद वही जानता है जिसकी अपनी स्किन इन दी गेम हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में रोहन का ये पहला कदम था। अभी तो उसे ये सीखना बाकी था कि कैसे इस मुश्किल और अनिश्चित दुनिया में बिना अपनी नैतिकता खोए जिया जाता है। पर आज उसे एक ऐसी चाबी मिल गई थी जिससे वो जिंदगी के बंद दरवाजों को एक नए नजरिए से देख सकता था। अंधेरा गहरा हो रहा था, पर रोहन के भीतर एक नई रोशनी जगमगा रही थी। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने से आती है। अगले कुछ दिन रोहन के लिए बड़े अजीब थे। ऑफिस में हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसके साथी समीर, जो हमेशा महज सूट पहनता था और जिसके पास हर समस्या का एक डेटा ड्रिवन जवाब होता था, एक दोपहर रोहन के पास आया। समीर उन लोगों में से था जिन्हें लेखक इंटेलेक्चुअल येट इडियट यानी IYI कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी डिग्रियां बड़ी शानदार होती हैं, जो हर हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं और टेड टॉक सुनते हैं, लेकिन जिन्हें असल दुनिया की जरा भी समझ नहीं होती। समीर ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा कि रोहन, तुम ये नैतिकता की बातें कर अपना करियर क्यों खराब कर रहे हो? देखो, सिस्टम ऐसे ही चलता है। हमें बस अपनी एक्सेल शीट्स सही रखनी है और क्लाइंट को खुश रखना है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना। रोहन ने समीर की तरफ देखा और उसे पहली बार समीर के चेहरे पर एक अजीब सी बनावट महसूस हुई। समीर उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो सिर्फ दिखने में माहिर होते हैं। यहां रोहन को एक बहुत गहरी बात याद आई जो उसने कहीं सुनी थी कि अगर आपको 2 सर्जन्स में से एक को चुनना हो और एक सर्जन बिल्कुल वैसा दिखता हो जैसा फिल्मों में दिखता है, यानी एकदम सलीके से बाल संवारे हुए,
धीरे बोलने वाला, और दूसरा सर्जन थोड़ा अस्त व्यस्त, जिसके कपड़े शायद थोड़े पुराने हों, और जो किसी कसाई जैसा दिखता हो, तो हमेशा उस दूसरे वाले को चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंसान उस स्टीरियोटाइप या साचे में फिट नहीं बैठता, फिर भी उस मुकाम तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि उसने अपनी शक्ल या बातों से नहीं, बल्कि अपने हुनर और मेहनत से अपनी जगह बनाई है। उसने उस सिस्टम में सरवाइव किया है जहां दिखने को ज्यादा अहमियत दी जाती है। समीर उस दिखने वाले सर्जन जैसा था, पॉलिश किया हुआ पर अंदर से खोखला। समीर बोलता रहा कि कैसे उन्हें अपनी ब्रांड इमेज बनानी चाहिए और कैसे प्रोफेशनलिज्म ही सब कुछ है। रोहन ने सोचा कि ये शब्द प्रोफेशनलिज्म असल में एक ढाल बन गया है जिसके पीछे लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। जब कोई कहता है कि आई एम जस्ट बीइंग प्रोफेशनल, तो अक्सर उसका मतलब होता है कि मैं बस अपनी नौकरी बचा रहा हूं और मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरे काम का असली असर क्या होगा। समीर को लग रहा था कि वो बहुत बुद्धिमान है क्योंकि वो जटिल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन रोहन देख पा रहा था कि समीर की बुद्धि सिर्फ कागजों तक सीमित थी। समीर जैसे लोग उन खाद्य पदार्थों, फूड आइटम्स की तरह होते हैं जिन पर नेचुरल या हेल्दी का लेबल लगा होता है, लेकिन असल में वो प्रोसेस्ड और नकली होते हैं। शाम को रोहन अपने पुराने घर गया जहां उसके पिता रहते थे। उसके पिता एक रिटायर्ड सरकारी स्कूल टीचर थे। उन्होंने अपनी पूरी उम्र सादगी में बिताई थी। रोहन ने उनसे पूछा कि बाबूजी, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई मोल नहीं है? बाबूजी ने चश्मा उतारा और बोले कि बेटा, जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं सिर्फ एक सिलेबस पूरा करा रहा हूं, उस दिन मेरा काम खत्म हो गया था। लेकिन जिस दिन मैं ये सोचकर क्लास में जाता था कि अगर आज मैंने एक भी बच्चे को गलत चीज सिखाई तो उसका पाप मेरे सर होगा, उस दिन मेरा काम एक इबादत बन जाता था। इसे ही तो जिम्मेदारी कहते हैं। उन्होंने रोहन को बताया कि कैसे पुराने जमाने में जब लोग पुल, ब्रिज बनाते थे तो इंजीनियर को उस पुल के नीचे खड़ा किया जाता था जब पहली बार उसके ऊपर से भारी सामान गुजारा जाता था। अगर पुल गिरता तो इंजीनियर भी खत्म हो जाता। यही वो स्किन इन दी गेम है जो आज की दुनिया से गायब है। रोहन को समझ आने लगा कि उसकी बेचैनी की वजह क्या थी। वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा था जहां रिस्क को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अमीर लोग अपना रिस्क गरीबों पर डाल देते हैं। कॉरपोरेट लीडर्स अपनी गलतियों का बोझ कर्मचारियों पर डाल देते हैं और नेता अपनी गलतियों की सजा जनता को भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। इसे ही वो एसिमेट्री कहते हैं, फायदा मेरा, नुकसान तुम्हारा। रोहन ने महसूस किया कि एक सच्चा इंसान वही है जो सिमेट्री में विश्वास रखता है। यानी अगर मुझे फायदा चाहिए तो मुझे नुकसान सहने के लिए भी तैयार रहना होगा। उसी रात रोहन को एक पुराने दोस्त का फोन आया जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। वो रोहन से सलाह मांग रहा था कि क्या उसे अपनी जमीजमाई नौकरी छोड़ देनी चाहिए। रोहन ने उसे कोई डेटा नहीं दिया, कोई ग्राफ नहीं दिखाया। उसने बस इतना पूछा कि क्या तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जहां अगर तुम गिरे तो चोट तुम्हें ही लगेगी, अगर हां तो ही आगे बढ़ना। उसने अपने दोस्त को समझाया कि वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसिंग जैसी चीजें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असली आजादी तब आती है जब आप अपने फैसलों के मालिक होते हैं और उनकी कीमत भी खुद चुकाते हैं। एक कर्मचारी अक्सर एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल यानी पालतू जानवर की तरह होता है। उसे खाना तो वक्त पर मिलता है, लेकिन उसके गले में एक पट्टा होता है। वही एक आजाद इंसान उस जंगली भेड़िए की तरह है जो भूखा रह सकता है, जिसे खतरा हो सकता है, लेकिन वो किसी का गुलाम नहीं होता। रोहन को लगा कि वो भी अब तक एक पालतू जानवर की तरह जी रहा था। उसे अपनी सुरक्षा से प्यार हो गया था, लेकिन ये सुरक्षा एक धोखा थी। जब आप अपनी जिंदगी का रिस्क दूसरों को दे देते हैं तो आप अपनी आत्मा का एक हिस्सा भी उन्हें सौंप देते हैं। उसने सोचा कि क्यों न वो उस कंपनी की रिपोर्ट को फिर से लिखे, लेकिन इस बार एक एनालिस्ट की तरह नहीं,
बल्कि एक हिस्सेदार की तरह। उसने तय किया कि वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि अगर उसकी सलाह से कंपनी को नुकसान होता है तो वो अगले 1 साल तक कोई सैलरी नहीं लेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन रोहन को लग रहा था कि इसी में उसकी मुक्ति है। अगले दिन जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसने रास्ते में एक छोटे से मंदिर के बाहर एक भिखारी को देखा। वो भिखारी रोज वही बैठता था। रोहन ने गौर किया कि उस भिखारी के पास भी एक तरह की स्किन इन दी गेम थी। अगर वो हाथ नहीं फैलाता तो उसे खाना नहीं मिलता। उसका हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन वो समीर जैसे लोगों से कहीं ज्यादा रील था। वो किसी मुखौटे के पीछे नहीं छुपा था। रोहन ने महसूस किया कि हमारी मॉडर्न सभ्यता ने हमें हकीकत से इतना दूर कर दिया है कि हम अब सच और झूठ में फर्क करना भूल गए हैं। हम उन एक्सपर्ट्स की बातों को पत्थर की लकीर मान लेते हैं जिन्होंने कभी जमीन पर पसीना नहीं बहाया। ऑफिस पहुंचते ही रोहन ने समीर को देखा, जो फिर से किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगा था। समीर ने रोहन से कहा कि देखो, मैंने ये नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, इससे हमारी प्रेडिक्शन और भी सटीक हो जाएगी। रोहन मुस्कुराया और बोला कि समीर, भविष्यवाणियां सिर्फ उन लोगों की सुननी चाहिए जो अपनी भविष्यवाणी गलत होने पर कुछ खोने को तैयार हों, वरना तो ये सब सिर्फ एक खेल है। समीर को रोहन की बात समझ नहीं आई। उसे लगा रोहन शायद डिप्रेशन में है, पर रोहन को पता था कि वो पहली बार पूरी तरह होश में है। उसे वो बात याद आई कि कैसे कुछ लोग वर्चू सिग्नलिंग करते हैं, यानी वो सिर्फ अच्छे होने का नाटक करते हैं क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता, जैसे सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे पर पोस्ट डाल देना। इसमें आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं। असली अच्छाई या वर्चू तब है जब आप उसे करने के लिए कोई कीमत चुकाते हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा तो वो सिर्फ एक शिष्टाचार है, त्याग नहीं। रोहन ने अपनी रिपोर्ट को फिर से तैयार करना शुरू किया। इस बार उसमें शब्द कम थे और सच्चाई ज्यादा। उसने हर उस सुझाव के साथ अपनी जिम्मेदारी जोड़ी। वो जानता था कि उसके बॉस को ये बात शायद ही पसंद आए, पर अब उसे परवाह नहीं थी। दोपहर के लंच के समय रोहन अकेले एक बेंच पर बैठा था। उसने देखा कि कैसे उसके आसपास के लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। हर कोई बस सरवाइव करना चाहता था, लेकिन किसी में भी वो सोल इन दी गेम नहीं दिख रही थी। काम बस एक बोझ बन गया था क्योंकि उसमें कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं था। रोहन ने महसूस किया कि बिना जोखिम के जिंदगी एक फीकी चाय जैसी है। जब आप अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी हस्ती किसी काम में झोंक देते हैं, तभी आपको उस काम से कुछ असली हासिल होता है। वो सोचने लगा कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के बनाए नियमों पर चलते हैं और दूसरे वो जो खुद अपने लिए नियम बनाते हैं और उनके परिणामों को भुगतने की हिम्मत रखते हैं। रोहन अब उस दूसरी श्रेणी में शामिल होना चाहता था। उसे अब उस कॉर्पोरेट सीढ़ी की चिंता नहीं थी जो उसे ऊपर तो ले जा रही थी, पर उसकी जड़ों से दूर कर रही थी। उसने अपनी रिपोर्ट पूरी की और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह उसकी साख थी, उसका वादा था। शाम होते होते ऑफिस की लाइटें धीमी होने लगी थी। रोहन अपनी सीट से उठा और सीधे मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गया। उसके कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे। उसमें एक अजीब सा सुकून था। उसे पता था कि हो सकता है कल उसके पास ये नौकरी न हो, पर उसके पास वो होगा जो समीर जैसे लोग कभी नहीं पा सकते। अपनी खुद की नजरों में इज्जत। उसे बड़े भाई की वो बात याद आ रही थी कि अपनी खाल दाव पर लगाओ, तभी तुम इस खेल के असली खिलाड़ी बनोगे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में रोहन का संघर्ष अब एक नए मोड़ पर था। क्या उसका ये साहस उसे वो पहचान दिला पाएगा जिसे वो ढूंढ रहा था, या फिर ये सिस्टम उसे भी कुचल देगा जैसे वो दूसरों को कुचलता आया था। पर एक बात तो तय थी, रोहन अब पीछे मुड़ने वाला नहीं था। उसने अपनी खाल दाव पर लगा दी थी और अब खेल शुरू हो चुका था।
उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वैसी ही जैसी उस मैकेनिक की आंखों में थी जो अपनी साख के लिए रात भर जाग सकता था। उसे अब समझ आ गया था कि जिंदगी का असली मजा तब है जब आप सिर्फ दर्शक न हो, बल्कि मैदान में खड़े वो योद्धा हो जिसकी हार और जीत दोनों उसकी अपनी हो। मैनेजर के केबिन का वो सन्नाटा रोहन को आज डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति दे रहा था। मिस्टर खन्ना, जो रोहन के बॉस थे, अपनी महंगी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे रोहन ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। खन्ना साहब उन लोगों में से थे जो सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स की भाषा समझते थे। उनके लिए दुनिया वैसी ही थी जैसी उनकी एक्सेल शीट दिखाती थी। उन्होंने रोहन की रिपोर्ट को मेज पर पटकते हुए कहा कि रोहन, ये क्या बकवास है? तुम कह रहे हो कि अगर ये कंपनी डूबी तो तुम अपनी सैलरी नहीं लोगे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना अनप्रोफेशनल और इरैशनल व्यवहार है? रोहन बस मुस्कुरा दिया। उसे खन्ना साहब में वो इंटेलेक्चुअल येट इडियट, यानी वो पढ़ा लिखा बेवकूफ साफ नजर आ रहा था, जिसके पास डिग्रियां तो बहुत थी, पर जिसे ये नहीं पता था कि असलियत की जमीन पर जब पैर पड़ता है तो मिट्टी कैसी महसूस होती है। खन्ना साहब के लिए रिस्क सिर्फ एक थ्योरेटिकल शब्द था जिसे वो दूसरों के कंधों पर डालकर अपनी कुर्सी सुरक्षित रखते थे। रोहन ने बहुत आराम से कहा कि सर, जिसे आप इरैशनल कह रहे हैं वो असल में सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि असली समझदारी वो नहीं है जो कागजों पर सही लगे, बल्कि वो है जो आपको पूरी तरह बर्बाद होने से बचाए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी काम में सफल होने के 99% चांस है तो वो काम कर लेना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो बचा हुआ 1% चांस रुइन यानी पूरी तरह खत्म हो जाने का है तो वो रिस्क लेने लायक नहीं है। खन्ना साहब को ये बात समझ नहीं आई। वो उसी पुराने धर्रे पर चल रहे थे जहां दूसरों के पैसों से खेलना और खुद सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ी कला मानी जाती थी। रोहन को महसूस हुआ कि खन्ना साहब जैसे लोग उस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है जो खुद कभी कुछ नहीं बनाता, बस दूसरों के बनाए हुए सिस्टम में कमियां निकालकर अपना घर भरता है। ऐसे लोग कभी अपनी खाल दाव पर नहीं लगाते, इसलिए उनके शब्दों में वो ताकत कभी नहीं आ सकती जो एक मजदूर या एक छोटे दुकानदार की बात में होती है। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त रोहन ने महसूस किया कि उसकी आजादी अब शुरू हो चुकी है। उसे लगा कि एक एम्प्लॉय होना असल में एक तरह की कॉर्पोरेट स्लेवरी ही तो है। फर्क बस इतना है कि पुराने जमाने में जंजीरें लोहे की होती थी और आज ये जंजीरें जॉब सिक्योरिटी और मंथली सैलरी के रूप में हमारे दिमाग में डाल दी गई है। जब आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आवाज खोने लगते हैं। आप वो बोलने लगते हैं जो आपका बॉस सुनना चाहता है, न कि वो जो सच है। रोहन ने सोचा कि असली आजादी वो नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, बल्कि असली आजादी वो है कि आप किसी भी वक्त उस सिस्टम को ना कह सकें जो आपकी आत्मा को कुचलना चाहता है। उसे अपने पिता की वो बात याद आई कि बेटा, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो आजाद होता है, पर जिसके पास बहुत कुछ होता है और वो फिर भी सच बोलने से डरता है, वो सबसे बड़ा गुलाम है। शाम को रोहन एक पुरानी मार्केट से गुजर रहा था। वहां उसने एक मसाले बेचने वाले को देखा। वो आदमी अनपढ़ लग रहा था, लेकिन उसे अपने धंधे की ऐसी बारीक समझ थी कि बड़े बड़े MBA फेल हो जाए। वो मसालों को सूंघकर बता देता था कि उनकी क्वालिटी क्या है और उनकी कीमत क्या होनी चाहिए। यहां रोहन को ग्रीन लंबर फैलेसी वाली बात याद आई। उसने कहीं पता था कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो लकड़ी का धंधा करता था। उसे लकड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था, यहां तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि जिस लकड़ी को वो बेच रहा है वो हरी होती है या सूखी। लेकिन उसे बाजार की नब्ज पता थी। उसे पता था कि कब खरीदना है और कब बेचना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिन्हें लकड़ी की पूरी साइंटिफिक नॉलेज थी, पर वो फिर भी घाटे में थे। रोहन को समझ आया कि दुनिया में दो तरह का ज्ञान होता है, एक वो जो हम किताबों से सीखते हैं और दूसरा वो जो हमें स्किन इन दी गेम
से मिलता है। वो मसाला बेचने वाला उस असली ज्ञान का मालिक था, क्योंकि अगर उसका मसाला खराब निकलता तो उसका धंधा कल ही बंद हो जाता। उसका रिस्क असली था, इसलिए उसका ज्ञान भी असली था। रोहन को अब समझ आने लगा था कि क्यों आजकल के बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक वाले लोग फेल हो जाते हैं। वो लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर उन लोगों के लिए नियम बनाते हैं जिन्हें वो कभी मिले तक नहीं। वो युद्ध की सलाह देते हैं पर खुद कभी मोर्चे पर नहीं जाते। वो इकोनॉमी की बातें करते हैं पर खुद कभी एक छोटा सा बिजनेस भी नहीं चला पाते। इसे ही हिडन एसिमेट्री कहते हैं, जहां फैसला कोई और लेता है और उसकी कीमत कोई और चुकाता है। रोहन ने तय किया कि वो अब ऐसा इंसान बनेगा जिसकी बातों और कामों के बीच कोई पर्दा ना हो। अगर वो किसी को सलाह देगा तो उस सलाह का हिस्सा बनेगा। उसे लगा कि यही वो सोल इन दी गेम है जो इंसान को सिर्फ एक मजदूर से ऊपर उठाकर एक कलाकार या एक आर्टिसन बना देती है। घर पहुंचकर उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें उसने एक बार लिखा था कि वो बहुत अमीर बनना चाहता है। आज उसे उस बात पर हंसी आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो डिग्निटी है जो आपको तब मिलती है जब आप अपनी शर्तों पर जीते हैं। उसने सोचा कि क्यों न वो एक ऐसा छोटा सा काम शुरू करे जहां वो खुद अपना मालिक हो। चाहे वो काम छोटा हो, पर उसमें उसकी अपनी पहचान होगी। उसने देखा कि कैसे हमारी सोसाइटी में सिमेट्री खत्म होती जा रही है। लोग दूसरों की मेहनत पर अपना नाम चमकाना चाहते हैं, लेकिन समय बहुत बेरहम है। वो उन चीजों को धीरे धीरे मिटा देता है जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती, जिसे हम लिंडी इफेक्ट की तरह देख सकते हैं। जो विचार या जो आदतें सदियों से चली आ रही हैं, उनमें कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ही, वरना वो अब तक खत्म हो गई होती। पुरानी परंपराओं में एक तरह की कलेक्टिव विजडम होती है जिसे हम अक्सर मॉडर्न होने के चक्कर में नजरअंदाज कर देते हैं। रात के खाने पर रोहन की मां ने उससे पूछा कि क्या ऑफिस में सब ठीक है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा कि मां, आज पहली बार सब कुछ सच में ठीक है। मां को लगा कि शायद उसका प्रमोशन हो गया है, पर रोहन जानता था कि उसने आज खुद को एक बहुत बड़े बोझ से आजाद कर लिया है। उसे लगा कि वो अब उस माइनॉरिटी का हिस्सा बन रहा है जो दुनिया के शोर में नहीं खोती। वो लोग जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो। क्योंकि जब आपके पास सच्चाई और स्किन इन दी गेम होती है तो आप में वो आत्मविश्वास आ जाता है जो किसी भी डिग्री या रुतबे से नहीं मिल सकता। रोहन को महसूस हुआ कि असली रैशनैलिटी वो नहीं है जो लॉजिक से आए, बल्कि वो है जो सर्वाइवल में मदद करे। अगर आपका लॉजिक आपको विनाश की तरफ ले जा रहा है तो वो लॉजिक गलत है। अगले कुछ घंटों तक रोहन बस छत पर टहलता रहा। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे सुलझाना जरूरी हो, बल्कि ये एक ऐसा खेल है जिसे पूरे दिल से खेलना जरूरी है। और खेल का असली मजा तब आता है जब हारने का डर भी असली हो। उसने अपनी लाइफ के उस अगले मोड़ की कल्पना की जहां वो अब किसी के इशारे पर काम नहीं करेगा। वो उन एक्सपर्ट्स की तरह नहीं होगा जो सिर्फ दूसरों को उपदेश देते हैं और खुद कभी खतरे में नहीं पड़ते। वो अब उस सिल्वर रूल को अपनी जिंदगी का आधार बनाएगा। दूसरों के साथ वो कभी नहीं करेगा जो वो खुद के लिए पसंद नहीं करता। और ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे जीने के लिए थी। रोहन को एहसास हुआ कि समाज में जो लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, वही अक्सर सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। उनकी सुरक्षा उनकी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जो लोग रिस्क को गले लगाना सीख जाते हैं, वो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। उसे अपनी जिंदगी अब एक नई किताब की तरह लग रही थी, जिसके पन्ने वो खुद अपनी मेहनत और अपनी खाल दाव पर लगाकर लिखेगा। उसे अब खन्ना साहब या समीर जैसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अब एक ऐसे रास्ते पर था जहां उसे पता था कि धूप भी मिलेगी और बारिश भी, पर वो अपनी नाव खुद चला रहा था।
अंधेरी रात में उसे दूर एक लाइट जलती दिखी। उसे लगा कि वो लाइट शायद उसी जैसे किसी और इंसान की होगी जो इस सिस्टम की बेड़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा होगा। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि इस दुनिया को चलाने वाले वो लोग नहीं हैं जो हेडलाइंस में रहते हैं, बल्कि वो लोग हैं जो खामोशी से अपना काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाते हैं। रोहन ने ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली। उसके मन का बोझ हल्का हो चुका था। उसे अब पता था कि उसे कल क्या करना है। उसे अपनी खाल को इस खेल का हिस्सा बनाना था, क्योंकि बिना उसके कोई भी जीत सच्ची नहीं होती। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी का ये हिस्सा यहां रुकता तो है, पर रोहन की ये नई शुरुआत अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली थी जहां उसे अपनी हिम्मत का असली इम्तिहान देना था। क्या वो इस अनिश्चित दुनिया में टिक पाएगा? क्या उसकी ये स्किन इन दी गेम वाली सोच उसे उस कामयाबी तक ले जाएगी जो सुकून दे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर रोहन अब तैयार था, पूरी तरह तैयार। अगले दिन जब रोहन की आंख खुली तो उसके पास ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि फ्री टाइम और फ्रीडम में कितना बड़ा फर्क है। हमारे पास अक्सर खाली वक्त तो होता है, पर हम आजाद नहीं होते, क्योंकि हमारा दिमाग उसी पुराने धर्रे पर चल रहा होता है। रोहन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर अपनी रफ्तार में भाग रहा था। उसे लगा कि वो अब उस दौर का हिस्सा नहीं है, पर साथ ही उसे एक डर भी महसूस हुआ। जब आपकी जेब में सैलरी आने की गारंटी खत्म हो जाती है तो आपकी इंद्रियां, सेंसेस तेज हो जाती है। आपको हवा की सरसराहट, बाजार का शोर और लोगों के चेहरों के हाव भाव ज्यादा साफ समझ आने लगते हैं। रोहन ने सोचा कि शायद इसे ही असली कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब आपकी खाल दाव पर होती है तो आप सो नहीं सकते। वो दोपहर में एक पुराने बाजार की तरफ निकल गया। वहां की भीड़ भाड़ और शोर शराबे में उसे एक अजीब सी सच्चाई दिखी। उसने देखा कि एक छोटा सा ढाबा था जहां बहुत भीड़ थी। उस ढाबे का मालिक खुद कड़ाही के पास खड़ा होकर खाना बना रहा था। रोहन ने गौर किया कि उस पूरे इलाके में सिर्फ वही एक ढाबा था जो शुद्ध शाकाहारी था, जबकि आसपास के लोग हर तरह का खाना खाते थे। यहां रोहन को माइनॉरिटी रूल का वो सिद्धांत याद आया जिसे उसने अनुभव किया था। अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया मेजॉरिटी यानी बहुमत से चलती है, पर हकीकत में दुनिया उन मुट्ठी भर स्टबर्न यानी अड़ियल लोगों से चलती है जो अपने उसूलों से समझौता नहीं करते। अगर एक सोसाइटी में 95% लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, पर 5% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शाकाहारी खाना ही खाते हैं और उससे जरा भी इधर उधर नहीं होते, तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम उनके हिसाब से ढलने लगता है। शादियों में, पार्टियों में और रेस्टोरेंट्स में खाना शाकाहारी बनने लगता है, क्योंकि मांसाहारी तो शाकाहारी खा सकते हैं, पर शाकाहारी मांसाहारी नहीं खा सकते। यही अड़ियल अल्पसंख्यकों की ताकत है। रोहन ने सोचा कि क्या वो भी अपनी जिंदगी में इतना अड़ियल बन पाएगा कि पूरा सिस्टम उसके सच के आगे झुक जाए। तभी उसकी नजर समीर पर पड़ी, जो पास ही के एक महंगे कैफे में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। समीर ने उसे देख लिया और बाहर आकर हाथ हिलाया। रोहन को लगा कि समीर अभी भी उसी इंटेलेक्चुअल येट इडियट IYI वाली दुनिया का हिस्सा है। समीर ने बड़े उत्साह से कहा, रोहन, तुमने सुना? हमारी फर्म ने एक नया प्रेडिक्शन मॉडल लॉन्च किया है जो ग्लोबल वार्मिंग और इकोनॉमी के रिश्तों को समझाएगा। इसे दुनिया के टॉप एकेडमिक्स ने बनाया है। रोहन ने मुस्कुराकर पूछा, समीर, क्या उन एकेडमिक्स ने कभी अपनी जेब से ₹1 भी उस प्रेडिक्शन पर लगाया है? क्या अगर उनका मॉडल गलत साबित हुआ तो उनकी नौकरी जाएगी या उनकी पेंशन कटेगी? समीर थोड़ा सक्का गया और बोला, नहीं भाई, वो तो रिसर्च है, प्योर साइंस है। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, समीर, बिना स्किन इन दी गेम के दी गई कोई भी सलाह सिर्फ एक मनोरंजन है, विज्ञान नहीं।
ये लोग उन एक्सपर्ट्स की तरह हैं जो आपको तैरना सिखाने की किताब लिखते हैं पर खुद कभी पानी में नहीं उतरे। इनका ज्ञान सिर्फ शब्दों का जाल है। समीर को शायद रोहन की बातें अब बहुत कड़वी लग रही थी। वो अपनी उसी सुरक्षित दुनिया में वापस चला गया जहां उसे लगता था कि हर समस्या का समाधान एक अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में छुपा है। रोहन आगे बढ़ गया और एक मोची की दुकान के पास रुका। वो मोची एक फटे हुए जूते को बड़ी शिद्दत से सी रहा था। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी पर उसके हाथों में वो हुनर था जो सिर्फ बरसों के तजुर्बे से आता है। रोहन ने देखा कि वो मोची जूते के हर टाके को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसकी अपनी इज्जत का सवाल हो। इसे ही सोल इन दी गेम कहते हैं। जब आप कोई काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान और अपने वजूद के लिए करते हैं तो उस काम में एक रूह आ जाती है। एक आर्टिसन और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में यही फर्क है। मजदूर सिर्फ वक्त काटता है पर कलाकार अपनी उम्र उस काम को बेहतर बनाने में लगा देता है। रोहन ने महसूस किया कि वो भी एक कलाकार बनना चाहता है। भले ही उसका कैनवास छोटा हो पर उसकी स्याही उसकी अपनी मेहनत की होनी चाहिए। रास्ते में उसे एक पुरानी इमारत दिखी जो सैकड़ों सालों से खड़ी थी। उसके बगल में एक नई कांच की बिल्डिंग थी जिसमें दरारें दिखने लगी थी। रोहन को लिंडी इफेक्ट की गहराई समझ आई। जो चीजें समय की मार सहकर टिकी रहती हैं, उनमें कुछ ऐसा होता है जो हम अपनी मॉडर्न थ्योरी से नहीं समझ सकते। पुरानी परंपराएं, पुरानी कहानियां और पुराने नियम इसलिए नहीं है कि हम पिछड़े हुए हैं बल्कि इसलिए है क्योंकि वो सर्वाइवल के इम्तिहान में पास हुए हैं। हम आज के दौर में रैशनल होने का मतलब ये समझते हैं कि हर चीज का कोई लॉजिक होना चाहिए पर असली रैशनैलिटी वो है जो आपको जिंदा रखे। अगर कोई अंधविश्वास भी आपको किसी बड़े खतरे से बचा रहा है तो वो इरैशनल नहीं है बल्कि वो आपकी उत्तरजीविता सर्वाइवल का एक टूल है। रोहन ने सोचा कि हम अक्सर उन चीजों को बेवकूफी मान लेते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, जबकि वो चीजें हजारों सालों के अनुभव का निचोड़ होती है। शाम होते होते रोहन एक पार्क में जाकर बैठ गया। उसने देखा कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। एक बच्चा गिर गया और उसे चोट लग गई पर वो फिर से उठकर खेलने लगा। रोहन ने गौर किया कि उस बच्चे में वो डर नहीं था जो बड़ों में होता है। उसे पता था कि गिरने से दर्द होगा पर खेल का मजा उस दर्द से बड़ा था। हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें फ्रेजाइल यानी कमजोर बना दिया है। हम हर रिस्क से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई और फैसला ले ले, हमारी सुरक्षा की गारंटी कोई और दे दे। पर सच्चाई यह है कि जब आप जोखिम से बचते हैं तो आप अपनी सीखने की क्षमता को भी मार देते हैं। अर्गोडिसिटी का सिद्धांत कहता है कि अगर आप बार बार छोटे रिस्क लेते हैं तो आप मजबूत होते हैं, पर अगर आप एक ऐसा रिस्क लेते हैं जो आपको पूरी तरह खत्म कर सकता है तो वो रिस्क नहीं बल्कि मूर्खता है। रोहन को समझ आया कि उसे अपनी जिंदगी को एंटी फ्रेजाइल बनाना होगा। ऐसी जिंदगी जो झटकों से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरे। अचानक उसे अपने एक पुराने सहकर्मी की याद आई जिसे एथिक्स पर भाषण देना बहुत पसंद था। वो सहकर्मी हमेशा ऑफिस में बड़ी बड़ी बातें करता था कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, पर जब भी कोई असली संकट आता वो सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ लेता। इसे वर्चू सिग्नलिंग कहते हैं। अच्छे होने का नाटक करना ताकि दुनिया आपकी तारीफ करे बिना कोई असली कीमत चुकाए। रोहन ने सोचा कि असली नैतिकता एथिक्स शब्दों में नहीं बल्कि स्किन में होती है। अगर आप किसी चीज पर यकीन करते हैं तो उसके लिए कुछ खोने का जज्बा भी रखिए। अगर आप आजादी की बात करते हैं तो अपनी सुविधा को दांव पर लगाइए। बिना त्याग के दी गई कोई भी राय सिर्फ नॉइज है, एक शोर जो दुनिया को और भी भ्रमित करता है। रात की खामोशी में रोहन अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसे आज अपनी थकान में भी एक सुकून महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं है
जो सिर्फ दूसरों के बनाए हुए नक्शों पर चलती है। वो अपना रास्ता खुद बना रहा था, और भले ही उस रास्ते में कांटे हों, पर वो उसके अपने थे। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख यह है कि आप जब आईने में खुद को देखें तो आपको एक ऐसा चेहरा दिखे जो किसी का कर्जदार न हो, न विचारों का, न जिम्मेदारियों का। रोहन को बड़े भाई की वो बात फिर से याद आई कि अपनी खाल को खेल का हिस्सा बनाओ। उसे अब समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि जीने का एकमात्र तरीका था। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे वो भी रोहन की इस नई शुरुआत को देख रहा हो। रोहन ने मन ही मन तय किया कि वो अब कभी पीछे मुड़कर उस नकली दुनिया की तरफ नहीं देखेगा। वो समीर जैसे लोगों के लिए बुरा महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसे उन पर तरस आ रहा था, क्योंकि वो कभी उस असली रिस्क का स्वाद नहीं चख पाएंगे जो इंसान को सच में जीवित महसूस कराता है। उसे पता था कि कल फिर एक नई चुनौती होगी, पर अब वो डर नहीं रहा था। वो तैयार था अपनी स्किन को दांव पर लगाकर अपनी तकदीर लिखने के लिए। और यही वो मोड़ था जहां से रोहन की कहानी एक साधारण आदमी से ऊपर उठकर एक सच्चे सीकर की कहानी बनने जा रही थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस दास्तान में अब एक ऐसा ठहराव आया था जहां रोहन ने अपनी पुरानी पहचान की केंचुली उतार दी थी। अब उसके सामने एक कोरा कागज था और उसके हाथ में उसकी अपनी मेहनत की कलम थी। क्या वो इस आजादी का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या वो उस माइनॉरिटी का हिस्सा बनकर दुनिया को बदल पाएगा जिसकी उसने कल्पना की थी? ये सफर अभी लंबा था, पर उसकी दिशा अब साफ थी। रोहन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक जिंदा मिसाल बनने की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सुरक्षा को छोड़कर अपनी सच्चाई को चुना था। रोहन की जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी पुरानी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी थी और अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट हाथ में लिया था। एक ऐसी संस्था के साथ काम करना जो ग्रामीण इलाकों में छोटे कारीगरों को सीधे बाजार से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। यहां न कोई बड़ा ऑफिस था, न कोई मोटा बोनस और न ही वो एयर कंडीशन सुकून। यहां सिर्फ धूल थी, पसीना था और हर दिन का एक नया संघर्ष। रोहन को महसूस हुआ कि जब आप अपनी जेब से पैसे लगाते हैं और अपना नाम किसी काम के साथ जोड़ते हैं तो आपकी भाषा ही बदल जाती है। अब वो सिनर्जी, ऑप्टिमाइजेशन या लेवरेज जैसे खोखले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था। अब वो सिर्फ दो ही बातें सोचता था, क्या ये काम करेगा? और अगर ये फेल हुआ तो हम इसे कैसे संभालेंगे? ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। जब आपका रिस्क असली होता है तो आपकी बातें खुद ब खुद छोटी और काम की होने लगती है। फालतू का शोर अपने आप छंट जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट से हुई जो बड़े बड़े सेमिनार्स में गरीबी हटाओ और इक्वालिटी पर भाषण देते थे। उन्होंने रोहन को देखा और अपनी भारी भरकम आवाज में सलाह देने लगे कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट को कैसे स्केल करना चाहिए और कैसे सरकारी ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। रोहन ने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर वही आईवाई यानी इंटेलेक्चुअल येट इडियट वाली चमक थी। वो इंसान उन इंटरवेंशनिस्ट की तरह था जो दूर बैठकर दूसरों की मुश्किलों का हल बताते हैं पर खुद कभी उस मुश्किल का हिस्सा नहीं बनते। रोहन ने उनसे बस एक सवाल पूछा कि सर, क्या आपने कभी अपनी सेविंग्स का 10% भी इन कारीगरों के किसी काम में लगाया है? वो एक्टिविस्ट थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि नहीं, मेरा काम तो पॉलिसी लेवल पर है, मेरा काम लोगों को जागरूक करना है। रोहन ने मन ही मन सोचा कि ये वही एजेंसी प्रॉब्लम है जहां एक मैनेजर दूसरों के पैसों और जिंदगियों के साथ खेलता है और खुद हर तरह से सुरक्षित रहता है। अगर पॉलिसी फेल हुई तो नुकसान उन कारीगरों का होगा। एक्टिविस्ट साहब तो किसी दूसरे मंच पर भाषण दे रहे होंगे। रोहन को अब समझ आ गया था कि वर्चू यानी नेक दिली का असली मतलब क्या है। आजकल के दौर में लोग सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चैरिटी की फोटो डालते हैं,
पर यह सब सिर्फ वर्चू सिग्नलिंग है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ अपनी इमेज चमकाने का जरिया है। असली नेक इंसान वो है जो खामोशी से अपना हिस्सा देता है और उस हिस्से के साथ उसकी अपनी स्किन जुड़ी होती है। रोहन ने उन कारीगरों के बीच रहते हुए देखा कि वो लोग धर्म को सिर्फ मंदिर या मस्जिद जाने तक सीमित नहीं रखते थे। उनके लिए उनका काम ही उनका धर्म था। और ये धर्म कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। जैसे पुराने जमाने में कसम खाने का मतलब होता था कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो एक तरह का रिस्क था जो इंसान को सच बोलने पर मजबूर करता था। आज की दुनिया में कस्में और वादे सिर्फ कागजों पर रह गए हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ने की कोई असली कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रोहन को एहसास हुआ कि आजादी की कीमत बहुत महंगी होती है, और वो कीमत है असुरक्षा। जो लोग सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं वो कभी आजाद नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी आजादी को एक सेफ करियर के बदले बेच दिया है। समीर जैसे लोग जो आज भी उस ऑफिस में बैठकर एक्सेल शीट्स भर रहे थे, वो सिर्फ एक सैलरी के गुलाम थे। उन्हें वही बोलना पड़ता था जो उनके मालिकों को पसंद आए। लेकिन रोहन, जो आज शायद आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था, अपनी रूह के मामले में उनसे कहीं ज्यादा अमीर था। उसे सिल्वर रूल की गहराई समझ आ गई थी। सिर्फ वो मत करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो, बल्कि दूसरों पर अपनी वो राय भी मत थोपो जिसकी कीमत तुम खुद न चुका सको। अगर तुम किसी युद्ध के पक्ष में हो तो तुम्हारा बेटा भी उस मोर्चे पर होना चाहिए। अगर तुम किसी आर्थिक पॉलिसी के हद में हो तो तुम्हारा अपना पैसा भी उसमें डूबने के लिए तैयार होना चाहिए, वरना तुम्हारी राय की कीमत कचरे के बराबर है। एक शाम जब रोहन कारीगरों के साथ बैठा चाय पी रहा था तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, शहर से जो साहब आते हैं वो हमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाने को कहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर मशीन खराब हो गई तो उसे ठीक करने का पैसा हमारे पास नहीं है। ये शहर वाले लोग सिर्फ मुनाफे का ग्राफ देखते हैं, पर वो हमारे सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की जद्दोजहद को नहीं समझते। रोहन को लगा कि ये बुजुर्ग किसी भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट से कहीं ज्यादा समझदार है। ये लोग अगेंस्ट के सिद्धांत को अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो एक भी ऐसा रिस्क लेते हैं जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर दे तो उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म नहीं बचेगा। इकोनॉमिस्ट्स अक्सर औसत, एवरेज की बातें करते हैं, पर एक इंसान जिसका पैर एक बर्फ के गड्ढे में हो और सर आग की भट्टी में, वो औसत तापमान पर जिंदा नहीं रह सकता। उसकी तबाही निश्चित है। रोहन ने उन कारीगरों को सिखाया नहीं, बल्कि उनसे सीखा। उसने सीखा कि कैसे पुराने तरीके जो सदियों से चले आ रहे हैं उनमें एक तरह की छिपी हुई रैशनैलिटी होती है। वो तरीके इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि वो लिंडी है। उनमें वो गलतियां नहीं हैं जो कल की बनी हुई थ्योरीज में हो सकती है। उसने महसूस किया कि असली बुद्धिमत्ता, विजडम, किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि उन लोगों के हाथों में है जो रोजाना प्रकृति और बाजार के साथ जूझते हैं। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा समुदाय अपने बीच के बेईमान लोगों को खुद ही बाहर कर देता है, क्योंकि उनके पास स्किन इन दी गेम होती है। अगर एक दुकानदार मिलावट करता है तो पूरा गांव उसका बहिष्कार कर देता है। ये न्याय का सबसे पुराना और सबसे असरदार तरीका है, जहां सजा देने वाला और सजा भुगतने वाला दोनों एक ही हकीकत का हिस्सा होते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रोहन का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वो अब किसी एक्सपर्ट की राय पर निर्भर नहीं था। उसे पता था कि दुनिया को समझने का एकमात्र तरीका है उसमें कूदना और चोट खाना। उसने महसूस किया कि जो लोग सिर्फ यूनिवर्सलिज्म की बातें करते हैं, यानी पूरी दुनिया को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर अपने पड़ोसियों का भी ख्याल नहीं रख पाते। नैतिकता हमेशा लोकल और स्पेसिफिक होती है। आप हजारों मील दूर बैठे किसी इंसान के लिए आंसू बहा सकते हैं, पर अगर आप अपने पास काम करने वाले मजदूर को सही मजदूरी नहीं देते
तो आपकी नैतिकता ढोंग है। रोहन ने तय किया कि वो अपनी संस्था को भी छोटा ही रखेगा, ताकि हर इंसान की जवाबदेही तय हो सके, जहां चेहरा साफ दिखे, जहां हर फैसले के साथ एक नाम जुड़ा हो। एक रात जब वो अकेले अपने कमरे में बैठा था, उसने अपनी पुरानी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में सोचा। उसे वो ग्रुप थिंक याद आया, जहां सब एक दूसरे की हां में हां मिलाते थे, क्योंकि किसी की भी अपनी खाल दाव पर नहीं थी। उस सिस्टम में हर कोई सिर्फ अपनी नौकरी बचा रहा था, कोई भी सत्य की तलाश में नहीं था। रोहन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक सच्चा इंटेलेक्चुअल वो नहीं है जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वो है जो सिर्फ वो जानता है जिसे उसने जिया है। बिना जोखिम के ज्ञान सिर्फ एक बोझ है। उसे अपनी आजादी का स्वाद अब और भी मीठा लग रहा था। भले ही उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे और उसके कपड़े अब महे ब्रांज के नहीं थे, उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में दो ही तरह के खेल हैं। एक वो जहां आप सिर्फ जीतते हैं या हारते हैं, और दूसरा वो जहां आप या तो मजबूत होते हैं या पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। रोहन ने उस दूसरे खेल को चुना था। उसे पता था कि इस रास्ते पर रूइन यानी पूरी तरह बर्बाद होने का खतरा हमेशा बना रहेगा, पर यही खतरा उसे हर पल सचेत रखता था। उसे अब उस फ्रैजिलिटी से नफरत हो गई थी जो सुरक्षा के साथ आती है। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में झटके लगे, क्योंकि वही झटके उसे और भी एंटी फ्रेजाइल बनाएंगे। उसे याद आया कि कैसे एक छोटे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, तभी बढ़ती है जब वो धूल मिट्टी में खेलता है और थोड़े बहुत कीटाणुओं के संपर्क में आता है। हम अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा असैनिटाइज करने के चक्कर में उसे कमजोर बना लेते हैं। रोहन की ये यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रही थी। उसे समझ आ गया था कि स्किन इन दी गेम सिर्फ एक आर्थिक या सामाजिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी सच्चाई है। जब आप अपनी पूरी हस्ती किसी काम में झोंक देते हैं, तो वो काम सिर्फ एक जॉब नहीं रह जाता, वो आपकी प्रार्थना बन जाता है। उसे अब समीर की वो बातें याद नहीं आती थी, नहीं खन्ना साहब का वो गुस्सा उसे परेशान करता था। वो अब एक ऐसे मुकाम पर था जहां वो खुद अपनी तकदीर का मालिक था। रात की गहराई में उसे एक सुकून भरी नींद आने वाली थी, क्योंकि आज उसने किसी को धोखा नहीं दिया था। आज उसने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी में रोहन ने अब वो सब हासिल कर लिया था जो उसे किसी ऑफिस में कभी नहीं मिल सकता था। खुद के प्रति ईमानदारी। पर क्या वो इस छोटे से प्रोजेक्ट को उस मुकाम तक ले जा पाएगा जहां वो उन अड़ियल अल्पसंख्यकों, स्टबर्न माइनॉरिटीज में गिना जाए जो दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाते हैं? सफर मुश्किल था, पर रोहन अब थकने वाला नहीं था। उसकी रूह अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब उसे इंतजार था उस आखिरी इम्तिहान का, जहां उसकी हिम्मत और उसकी सोच को एक बार फिर समय की कसौटी पर परखा जाना था। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रोहन का वो छोटा सा प्रोजेक्ट अब एक बड़े इम्तिहान के मुहाने पर खड़ा था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और पहाड़ी इलाकों में सड़कों की हालत बहुत खराब थी। रोहन की संस्था ने उन कारीगरों के बनाए हुए सामान का एक बड़ा ऑर्डर लिया था, जिसकी डेडलाइन बस 2 दिन दूर थी। अगर सामान वक्त पर शहर नहीं पहुंचा तो रोहन का सारा निवेश और उन कारीगरों का भरोसा दोनों मिट्टी में मिल जाते। यही वो पल था जिसे अक्सर लोग टेल रिस्क कहते हैं, एक ऐसी अनहोनी जिसकी उम्मीद कम होती है, पर अगर वो हो जाए तो सब कुछ तबाह कर सकती है। समीर ने रोहन को फोन किया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि रोहन, मैंने कहा था न कि बिना किसी बड़े बैकअप के रिस्क लेना बेवकूफी है। अब देखो, तुम रूइन यानी पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर हो। रोहन ने फोन रखा और शांत होकर सोचने लगा। उसे याद आया कि असली बुद्धिमत्ता, रैशनैलिटी का मतलब सिर्फ लॉजिक नहीं, बल्कि सर्वाइवल है। अगर आप एक ऐसा जुआ खेलते हैं जहां आपके पास सब कुछ खोने का खतरा है, तो आप चाहे कितनी भी बार जीते, अंत में आप शून्य पर ही पहुंचेंगे। इसे ही
अर्गोडसा कहते हैं। मान लीजिए 5 लोग एक कसीनो में जाते हैं और सब अपना अपना दाव लगाते हैं, तो शायद उनमें से कोई एक जीत जाए। लेकिन अगर एक ही इंसान बार बार वही दाव लगाता रहे, जहां हारने पर उसकी पूरी जमा पूंजी चली जाए, तो एक न एक दिन वो जरूर बर्बाद होगा। रोहन ने महसूस किया कि उसे इस मुश्किल का हल सिस्टम के अंदर रहकर नहीं, बल्कि अपनी खाल को और भी ज्यादा दाव पर लगाकर निकालना होगा। उसने तय किया कि वो खुद उस ट्रक में बैठकर जाएगा जो सामान लेकर पहाड़ से नीचे उतरेगा। अगर खतरा है तो वो सबसे पहले उसे झेलेगा। रास्ता वाकई खतरनाक था। कीचड़ और फिसलन वाली सड़कों पर ट्रक चलाना किसी मौत के खेल जैसा था। रोहन ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था। ड्राइवर, जो उम्र में काफी बड़ा था, बड़े इत्मीनान से स्टीयरिंग संभाल रहा था। रोहन ने उससे पूछा कि चाचा, आपको डर नहीं लग रहा? चाचा ने हंसते हुए कहा कि बेटा, डर तो उसे लगता है जो सिर्फ दूसरों के भरोसे काम करता है। मैं ये रास्ता 30 सालों से देख रहा हूं। मुझे पता है कि ये सड़क कहां धोखा देगी और कहां साथ देगी। ये मेरा रोज का खेल है। रोहन को समझ आया कि चाचा के पास वो लिंडी विजडम थी जो किसी मैप या जीपीएस में नहीं मिल सकती। चाचा का ज्ञान उनकी हड्डियों में बसा था, क्योंकि उनकी अपनी जान रोज इस रास्ते पर दाव पर लगी होती थी। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ उतर रहा था। अचानक एक जगह भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद मिला। रोहन के पास 2 रास्ते थे, या तो वो हार मान ले और वापस लौट जाए, या फिर पास के एक छोटे और उबड़ खाबड़ रास्ते से अपनी किस्मत आजमाए। उस कच्चे रास्ते पर ट्रक के पलटने का पूरा चांस था। रोहन ने सोचा कि क्या यह रिस्क लेना रैशनल है? यहां उसे एक बात साफ हुई, जोखिम 2 तरह के होते हैं। एक वो जो आपको खत्म कर दे, और दूसरा वो जिससे आपकी साख जुड़ी हो। अगर वो यहां रुक जाता तो वो कारीगरों की नजरों में गिर जाता। उसने ड्राइवर चाचा से कहा कि चलिए इस कच्चे रास्ते से चलते हैं। चाचा ने एक गहरी नजर रोहन पर डाली और बोले कि तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी बात के पक्के। वो सफर किसी बुरे सपने जैसा था, पर रोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे लग रहा था कि वो पहली बार सच में जिंदा है। जब आप अपनी पूरी मेहनत और अपनी आबरू को किसी काम में झोंक देते हैं, तो कुदरत भी आपके लिए रास्ता बनाने लगती है। देर रात को जब वो ट्रक शहर के गोदाम पहुंचा, तो रोहन की थकान एक रूहानी सुकून में बदल चुकी थी। ऑर्डर वक्त पर पहुंच गया था। कारीगरों को उनके पैसे मिल गए और रोहन की साख बाजार में और भी मजबूत हो गई। उसे समझ आया कि कामयाबी का असली मजा तब है जब उसमें हारने का डर भी शामिल हो। बिना रिस्क ऑफ रूइन के कोई भी जीत मीठी नहीं होती। अगले दिन रोहन अपने पुराने दफ्तर के पास वाली उसी चाय की दुकान पर बैठा था। बड़े भाई वहां आए और रोहन का चेहरा देखकर समझ गए कि जंग जीत ली गई है। बड़े भाई ने कहा कि रोहन, असली साहस, करेज वो नहीं है जो दुनिया को दिखता है, बल्कि वो है जो आप चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दिखाते हैं। साहस एक ऐसा गुण है जिसे आप शब्दों से नहीं जता सकते, उसे सिर्फ काम से साबित किया जा सकता है। आप अमीर हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर अगर आप में अपनी बात के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, तो आप एक खोखले इंसान हैं। रोहन ने महसूस किया कि नैतिकता, एथिक्स का आधार भी यही साहस है। अगर आप सच बोल रहे हैं और उसके लिए आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो सच नहीं, सिर्फ एक आसान बात है। सच की कीमत चुकानी पड़ती है। रोहन ने बड़े भाई को बताया कि कैसे उसे उस माइनॉरिटी रूल का असर दिखने लगा है। उसके कारीगरों ने अब बाजार में अपनी शर्तें रखना शुरू कर दिया था। लोग अब उनकी ईमानदारी और उनके काम की क्वालिटी की वजह से उनके पास खिंचे चले आते थे। ये वही अड़ियल अल्पसंख्यक थे जो किसी गलत समझौते के लिए तैयार नहीं थे। रोहन को लगा कि ये दुनिया उन लोगों के कंधों पर टिकी है ना कहना जानते हैं, जो किसी भी लालच या दबाव में अपनी स्किन को नहीं बेचते।
समीर जैसे लोग आज भी उस कॉर्पोरेट पिंजरे में बंद थे, जहां आजादी का मतलब सिर्फ वीकेंड की छुट्टियां था। रोहन के लिए आजादी का मतलब था अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी उठाना। चाय खत्म करके रोहन जब खड़ा हुआ तो उसने देखा कि धूप अब खिल चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी अब एक सुव्यवस्थित नक्शे की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह लग रही थी। उसे पता था कि आगे और भी चुनौतियां आएंगी और शायद किसी दिन उसे बड़ी हार का सामना भी करना पड़े। पर उसे अब उस हार से डर नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का मकसद ऑप्टिमाइज करना नहीं, बल्कि सर्वाइव करना और गरिमा के साथ जीना है। उसे उस सिल्वर रूल की याद आई। उसने कभी किसी और पर वो बोझ नहीं डाला जो वो खुद नहीं उठा सकता था। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जाते जाते रोहन ने एक आखिरी बार उस बड़ी शीशे वाली बिल्डिंग की तरफ देखा जहां कभी उसका दफ्तर था। उसे वहां बैठे हुए लोग अब दूर से छोटे छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे, जो एक ऐसे खेल में उलझे थे जिसके नियम उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। वो लोग डेटा की दुनिया में जी रहे थे, जबकि रोहन हकीकत की दुनिया का हिस्सा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और महसूस किया कि उसके पास अब सिर्फ कुछ सिक्के नहीं, बल्कि वो रेपुटेशन थी जिसे कमाने में उसने अपनी रातें काली की थी। उसे लगा कि असली वेल्थ वही है जो कोई आपसे छीन न सके। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी वो स्किन जो इस खेल का हिस्सा रही है। रोहन अब अपने घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे वही छोटा बच्चा मिला जो कुछ दिन पहले गिर गया था। आज वो बच्चा और भी तेज दौड़ रहा था। रोहन मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद यही कुदरत का तरीका है, गिरना, चोट खाना और फिर पहले से भी मजबूत होकर खड़े होना। जब तक हम रिस्क लेते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। जिस दिन हम सुरक्षा के घेरे में सिमट जाएंगे, उसी दिन हमारा अंत शुरू हो जाएगा। रोहन ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी ठंडी सांस ली। उसे अपनी रूह में वो खामोशी महसूस हुई जो सिर्फ तब आती है जब आप अपने सत्य के साथ खड़े होते हैं। अंधेरा हो रहा था, पर रोहन के भीतर की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। उसे अब किसी सलाहकार की जरूरत नहीं थी, नहीं किसी एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन की। उसे पता था कि उसे कल क्या करना है। उसे अपनी मेहनत की उस आग को और भी तेज करना था, ताकि वो और भी लोगों को इस स्किन इन दी गेम वाली सोच से जोड़ सके। जिंदगी का ये सफर अब एक मुकाम पर पहुंचा था, पर यह अंत नहीं, एक नई और भी गहरी शुरुआत थी। रोहन अब एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था। एक ऐसा विचार जो हर उस इंसान के भीतर धड़कता है जो अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस कहानी का समापन यहां होता है। हमें उम्मीद है कि रोहन की इस यात्रा ने आपके भीतर भी उस सच्चाई को जगाया होगा जिसे हम अक्सर शोर शराबे में भूल जाते हैं। याद रखिए, असली ज्ञान वही है जिसकी जड़ें आपके अनुभव में हो और जिसकी कीमत आपकी अपनी खाल ने चुकाई हो। सुरक्षित रहना अच्छी बात है, पर जिंदा रहना उससे कहीं बड़ी बात है। चलिए, अब वक्त है उस सुकून को अपने भीतर उतारने का और एक नई सुबह के लिए खुद को तैयार करने का। अपनी जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बनाइए और अपनी आजादी को अपनी पहचान। फिर मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ, सिर्फ माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। शुभ रात्रि।